हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने YouTube चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एडिटोरिया बिहार वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन के प्रैक्टिस सेट 10 को इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था? कमेंट करेंगे इसका उत्तर सही जल्दी जल्दी। तो इसका सही उत्तर है 2016 में। कब? 2016 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी हिमालय क्षेत्र की नदी नहीं है? तो इसका सही उत्तर है सकरी नदी जो है यह हिमालय क्षेत्र की नदी नहीं है। अगला प्रश्न है, किस स्थान से गंगा नदी समतल भूमि पर बहना प्रारंभ करती है? तो इसका सही उत्तर है हरिद्वार से। कहां से? हरिद्वार से। हरिद्वार से गंगा नदी समतल भूमि पर बहना प्रारंभ करती है। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में किस जिले में पुरानी जलोढ़ मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है गया। कहां? गया। अगला प्रश्न है, बिहार की जलवायु के अंतर्गत कौन सी ऋतुएं प्रचलित है? तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से एक से अधिक, अर्थात बिहार में शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु ये सभी ऋतुएं प्रचलित है। अब अगला प्रश्न है, सतधारा जिसे सतधरवा कुंड भी कहते हैं यह कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे यह जो है राजगीर में स्थित है। कहाँ? राजगीर में। अगला प्रश्न है, भारत तथा नेपाल सरकार की सहमति से कौन सी परियोजना की शुरुआत कब की गई? कौन सी नहीं, कोसी परियोजना की शुरुआत कब से की गई? तो याद रखेंगे 1954 ईस्वी से। कब से? 1954 ईस्वी से। अब अगला प्रश्न है कि भीमबांध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो जल्दी जल्दी इसका उत्तर कमेंट करेंगे। तो इसका सही उत्तर है भीमबांध जो है यह मुंगेर में स्थित है। कहाँ है? मुंगेर में। अब अगला प्रश्न है, बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो याद रखेंगे बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कैमूर है। कौन सा? कैमूर। अब अगला प्रश्न है, अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो याद रखेंगे अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन गया में होता है। कहाँ होता है? गया में। अब अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत तथा बिहार का जनसंख्या घनत्व क्रमशः कितना है? तो याद रखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 382, वहीं बिहार की जनसंख्या घनत्व 1106 है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है मुंगेर। कौन सा? मुंगेर। अब अगला प्रश्न है, बिहार स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो आप लोग जल्दी जल्दी इसका उत्तर कमेंट करेंगे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रूस। अब अगला प्रश्न है, बिहार में विद्युत इंजन कारखाना स्थित है कहाँ? तो बिहार में विद्युत इंजन कारखाना मधेपुरा में स्थित है। कहाँ है? मधेपुरा में। अब अगला प्रश्न है, मधौरा स्थित डीजल रेल कारखाना द्वारा निर्मित शक्तिशाली डीजल इंजन गजराज कितने हॉर्स पावर का है? तो इसका सही उत्तर है 6000 हॉर्स पावर का। कितना? 6000 हॉर्स पावर का। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखेंगे बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना 1959 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1959 ईस्वी में। अब अगला प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष स्थापना दिवस कब मनाया जाता? तो याद रखेंगे बिहार सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष स्थापना दिवस 22 मार्च को
मनाया जाता है। अब अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर है 2। कितनी है? 2। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा के सदस्य बनने हेतु 25 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा तय की गई है? तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 173। अब अगला प्रश्न है, राज्यपाल के विधायी शक्तियों में शामिल है क्या करना? तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से एक से अधिक, अर्थात अध्यादेश जारी करना, सत्रावसान करना और संयुक्त अधिवेशन को आहूत करना। अगला प्रश्न है, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो याद रखेंगे बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी है। कौन है? राबड़ी देवी। अगला प्रश्न है, राज्य स्थित सचिवालय का मुख्य कार्य क्या है? तो याद रखेंगे इसका मुख्य कार्य उपयुक्त में से एक से अधिक है, अर्थात नीति निर्धारण करना, विभागीय मंत्रियों की सहायता करना और विधान नियमावली गठन करना। अगला प्रश्न है, पंचायतों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में किया गया है? तो याद रखेंगे अनुच्छेद 243 डी में किया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्न में से कौन हटा सकता है? तो याद रखेंगे राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्नलिखित में से राष्ट्रपति हटा सकता है। कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, किस वर्ष उर्दू को बिहार की दूसरी राजभाषा घोषित किया गया? तो इसका सही उत्तर है 1984। कब? 1984 को। अगला प्रश्न है, बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहां से किया गया था? तो याद रखेंगे बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत जो है आपको उपयुक्त में से एक से अधिक जगह से किया गया था, अर्थात चंपारण और सारण, इन दोनों जगह से। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र से राहुल सांस्कृतायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय रहे थे? तो इसका सही उत्तर है अन्नावारी या फिर अंबारी से। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिला के लोगों ने चौकीदारी कर देना बंद कर दिया था? तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से एक से अधिक जगह से, अर्थात इसका सही उत्तर है सारण, पटना और बेतिया, ये सभी जगह के लोग जो हैं यह चौकीदारी कर देना बंद कर दिए थे। अगला प्रश्न है कि बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ होने के बाद बिहार के गवर्नर कौन बने थे? तो इसका सही उत्तर है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कौन बने थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अगला प्रश्न है, 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो उस समय बिहार के राज्यपाल थे एमजी हैलेट। कौन थे? एमजी हैलेट। अगला प्रश्न है, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह थे। कौन थे? अनुग्रह नारायण सिंह। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? तो याद रखेंगे इसमें मरने वाले छात्रों की संख्या 7 थी। कितनी? 7। अब अगला प्रश्न है, किस आंदोलन के समय में बिहार में आजाद दस्ता सक्रिय रहा था? तो इसका सही उत्तर है भारत छोड़ो आंदोलन के समय। किस आंदोलन के समय? भारत छोड़ो आंदोलन के समय। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने बिहार छात्र परिषद का गठन किया था? तो इसका सही उत्तर है राजेंद्र प्रसाद ने। किसने? राजेंद्र प्रसाद ने। अगला प्रश्न है, गौ हत्या रोकने के लिए बिहार में गोरक्षिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 1893 ईस्वी में। कब क्या हुआ था? 1893 ईस्वी में गौ हत्या रोकने के लिए बिहार में गोरक्षिणी सभा की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, बिहार में नोनिया विद्रोह कब हुआ था? तो याद रखेंगे बिहार में नोनिया विद्रोह 1770 से 1800 ईस्वी के बीच हुआ था। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र था? तो इसका सही उत्तर है चंद्रनगर। कौन सा? चंद्रनगर। अगला प्रश्न है,
किसके सूबेदारी काल में अंग्रेज यात्री बर्नियर पटना आया था? तो इसका सही उत्तर है दाऊद खां के काल में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन शेर शाह का उत्तराधिकारी बना था? तो याद रखेंगे, शेर शाह का उत्तराधिकारी इस्लाम शाह बना था। कौन? इस्लाम शाह। अगला प्रश्न है, 8वीं शताब्दी के मध्य मौखरी वंशीय शासन की समाप्ति के बाद किस वंशीय शासक की नींव बिहार में पड़ी थी? तो याद रखेंगे, पाल वंशीय शासक की। किस वंशीय शासक की? पाल वंशीय शासक की। अगला प्रश्न है, बंगाल के किस शासक के समय सिकंदर लोदी ने बंगाल एवं मुंगेर दोनों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया? तो इसका सही उत्तर है अलाउद्दीन हुसैन शाह। किसके समय? अलाउद्दीन हुसैन शाह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया है? तो बख्तियार खिलजी के शव को बिहार शरीफ में दफनाया गया है। कहाँ? बिहार शरीफ में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो याद रखेंगे, कनिष्क। अब अगला प्रश्न है, कर्नाट शासकों में कौन सा महान समाज सुधारक था? तो याद रखेंगे, कर्नाट शासकों में महान सुधारक हरि सिंह देव थे। कौन थे? हरि सिंह देव। अगला प्रश्न है, नालंदा महाबिहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से एक से अधिक, अर्थात धर्मपाल ने, देवपाल ने और हर्ष, इन सभी ने नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान दिए थे। अगला प्रश्न है, मगध के पूर्ववर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर है कृष्णगुप्त। कौन था? कृष्णगुप्त। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था। कौन था? तो याद रखेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त था। कौन था? कुमारगुप्त। अगला प्रश्न है, मगध पर शासन करने वाले राजवंश की का सही क्रम कौन सा है? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, अर्थात सबसे पहले हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश और लास्ट में मौर्य वंश आया था। अगला प्रश्न है, बिहार में मध्य पाषाण काल के अवशेष निम्न में से किस क्षेत्र में प्राप्त होते हैं? तो इसका सही उत्तर है मुंगेर में। और आज का अगला प्रश्न है कि अंग एवं मगध महाजनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है अथर्ववेद में। याद रखेंगे, अंग एवं मगध महाजनपद का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूं आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तो आज के बहुत बहुत धन्यवाद।